से समझौता, ये एक पुस्तक आपने लिखी थी कि कैसे भगवा हिंदुत्व की जो थ्योरी गढ़ी गई थी मालेगांव समझौता एक्सप्रेस के बाद। ये पुस्तक आपने लिखी क्यों थी? और मुझे ये एहसास हुआ कि इस रंग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। हमारी पहचान है ये भगवा रंग। अब आइए इसके साथ में जोड़ने वाले आतंक शब्द पर। जैसे ही सबसे पहले अंग्रेजी में ये टर्म कॉइन की गई थी, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में उन्होंने सैफरन टेररिज्म ये शब्द इस्तेमाल किया। Uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the कि आखिर फिर ब्लास्ट किया किसने? मालेगांव ब्लास्ट किसने किया? अब ये सवाल प्रश्न खड़ा होता है। तो ये तो एटीएस ने शुरुआत में ही प्रूव कर दिया था। सिमी के आतंकियों ने कैसे इसको किया था, इसको स्वीकार किया। ये बीएम मोहन साहब ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे बातचीत में कहा है, जो सरकार के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमने खरीदारी कहाँ से करी, हमने किस तरीके से बम प्लांट किए थे। सरकारी एजेंसी क्या होती है? सरकार की एजेंसी होती है ना। भारत में आतंकी छुट्टी पर थे। मालेगांव धमाके की आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। आज हम मालेगांव धमाकों के बाद सिमी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी इसी तरह से। बिल्कुल सही बात है। मेजर मकसद है संघ को बैन करने की साजिश। भाई मध्य प्रदेश से ही सारे तार क्यों जुड़े? हाँ, पूरे मामला मध्य प्रदेश से सबसे और बहुत ज्यादा सारी जुड़ा है। गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें, कई बेगुनाह जिनको उठाया गया, जिनके बारे में आज तक जानकारी नहीं है। बिल्कुल। ऐसे भी कई केसेस हैं जिसके बारे में इसमें डिटेल में जानकारी है कि कई तो ऐसे चेहरे थे जिनको घर से उठा लिया गया, घर वाले रोते रहे, उठाकर लेकर गए, और फिर बाद में बोला गया एजेंसियों की तरफ से कि हमने तो नहीं उठाया। बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह का टॉर्चर किया गया भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए, कि एक साध्वी को आपने गिरफ्तार किया। चाहे आप किसी को भी गिरफ्तार करेंगे, उसके मानवाधिकार होते हैं। मानवाधिकार आयोग में उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी, उन्हें चमड़े के बेल्ट से मारा गया। ये उनके वकील, जो आपने खुद अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जेपी शर्मा जी ने लिखा है कि उन्हें चमड़े के बेल्ट से मारा गया, उन्हें नग्न करके सारे पुरुष पुलिस अधिकारियों के बीच में मारा गया, उन्हें अश्लील वीडियोस दिखाए गए। वो एक कांग्रेस के शासन में जो एटीएस ने टॉर्चर किया, उसके कारण ब्रेन में, हमारे सिर में चोट आई। भगवा आतंक जैसी चीज को क्वाइन क्यों किया गया? तो उसमें कुल मिलाकर मकसद ये था कि संघ को टारगेट करना है। आज अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। हिटलर एक ऐसा चेहरा है जो एक अकेला ही था, ऐसा नहीं कि वो जर्मनी था, लेकिन वो पर्याय था। हेमंत करकरे जी ने उस समय पर इस बारे में संघ के अधिकारियों को सूचित किया था कि आपकी हत्या की साजिश चल रही है। इंद्रेश कुमार जी और मोहन भागवत जी की हत्या की साजिश के बारे में ये सूचना दी गई। जब मालेगांव में जब रिहा किया गया तो कोर्ट ने कहा क्या है, वो भी कोर्ट अनकोट रखना चाहिए। सबूत नहीं है, किसी भी तरह से इसको स्टैब्लिश नहीं किया गया है, शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस एजेंसियों को मिला लो तो आज मुझे आपको अपराधी बनाने में कितनी देर लगेगी? असीमानंद को पकड़ लो, उनसे इकबालिया बयान ले लो, साध्वी प्रज्ञा को पकड़ लो, उनसे बयान, कर्नल पुरोहित को पकड़। अब ये कब मिले? अच्छा ये नहीं मिले, ये किसी से मिले, वो मिला। ये जो भारत की पहचान है, ये भगवा है, ये रहेगी। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टू द पॉइंट में बात होगी उस घटना की जिसमें एक सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे जा सकते थे उन्हें रचा। 17 साल बाद एक फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट का, जिसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये वो तमाम आरोपी हैं जिनके नाम पर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था। आपने तमाम न्यूज़ चैनलों में या हर जगह सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हुआ क्या, कैसे सब बरी हो गए। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? ये षड्यंत्र क्यों रचा गया था? इस षड्यंत्र के पीछे छुपे हुए किरदार कौन कौन से थे? और इस पूरे षड्यंत्र का मकसद क्या था? और अगर ये कामयाब हो जाता तो क्या हो सकता था? और कैसे ये पूरा षड्यंत्र असफल हुआ? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने 2019 में ये पुस्तक लिखी थी, आतंक से समझौता। ये वो तथ्यात्मक पुस्तक है, वो प्रामाणिकता के साथ लिखी गई पुस्तक है, जिसमें समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव से लेकर हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद का किस तरह से नाम रखा गया, किस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया, ये पूरी जो इसकी एक एक डिटेल है इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। साथ ही
इसका एक एक सच, एक एक तथ्य और कहानी के हर किरदार के बारे में कैसे यह पूरा षड्यंत्र बुना गया, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए आज इस मुद्दे पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऊपरी बातें सब जानते हैं लेकिन अंदर की कहानी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा षड्यंत्र था जिसने न सिर्फ देश के हिंदुत्व बल्कि सनातन धर्म को बदनाम करने का, उसे आतंकवादी घोषित करने का पूरा एक खाका तैयार कर लिया था। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस पुस्तक के बारे में ही कहेंगे, आतंक से समझौता। ये एक पुस्तक आपने लिखी थी कि कैसे भगवा हिंदुत्व की जो थ्योरी गढ़ी गई थी मालेगांव समझौता एक्सप्रेस के बाद। ये पुस्तक आपने लिखी क्यों थी और कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आप चाहते थे कि ये दुनिया के सामने आए और एक तरह से डॉक्यूमेंटेड हो जाएं? इनफैक्ट आप कुछ और भी पूछती तो मेरा जवाब इसी सवाल पर होता। तो धन्यवाद आपका कि आपने वही सवाल पूछा जिस पर मैं सबसे पहले बात कहना चाहूँगा कि मैंने लिखी क्यों। देखिए, मैंने एक कार्यक्रम था, जब पुस्तक के बारे में ही ये कार्यक्रम रखा गया था, उस दौरान इस बात को रखा था सबसे पहले, और मेरे दिल की बात थी जिसको पत्रकार होने के नाते कई बार मैं सार्वजनिक मंचों पर नहीं रख पाता था। जिस भगवा रंग को मैं गणेश जी पर, हनुमान जी पर, बचपन से कर्मकांडी परिवार में होने की वजह से उसको मैं देखता आया। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ पढ़ाई लिखाई से। तो इसके बाद में मैंने ये देखा कि आध्यात्मिकता को समझने के हमारे जो प्रयास हैं वो बड़े सतही स्तर पर होते हैं, और थोड़ा डीप डाइव, क्योंकि दर्शन की भूमि है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस दर्शन को जब मैंने समझा तो संकेत या सांकेतिक रूप से, चाहे रंग हो, चाहे ईश्वर की प्रतिमा हो, ईश्वर का निरूपण हो, वो सब बड़ा महत्व का होता है। और उसका महत्व तब समझ में आया जब वो हृदय में बसने वाला रंग यानी भगवा रंग, उसके प्रति मेरी संवेदनाएं जागृत हुई, और मुझे ये एहसास हुआ कि इस रंग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी कि राजनीतिक रूप से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चलता रहता है, राजनीतिक रस्साकशी सबके बीच चलती है। आपने सीधे इस चक्कर में हिंदू जनमानस, सनातन परंपरा, भारतवर्ष की जड़, इन सब पर हमला कर दिया। वो जड़ क्या थी? वो है हमारी पहचान। हमारी पहचान है ये भगवा रंग। इसको थोड़ा और, मतलब मैं चाहूँ तो भगवा रंग पर आपका पूरा पॉडकास्ट निकल सकता है, इतना महत्व का ये रंग होता है हम लोगों के लिए या संवेदनाओं के लिहाज से। मैंने स्वामी विवेकानंद को हमेशा उसी रूप में, आपने भी देखा होगा, सभी ने लगभग उसी छवि में देखा है। हम अपने साधु संतों को आज भी उसी छवि में देखते हैं। तो ये रंग की पवित्रता है, और इस संकेत का महत्व इससे भी समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब आइए इसके साथ में जोड़ने वाले आतंक शब्द पर। जैसे ही सबसे पहले अंग्रेजी में ये टर्म कॉइन की गई थी, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में उन्होंने सेफ्रन टेररिज्म ये शब्द इस्तेमाल किया था, और इस पर बहुत बवाल हुआ था, और ये सचमुच बड़ा आहत करने वाला था। मैं एक पत्रकार होने के नाते हमेशा न्यूट्रल रहा हूँ, आज भी न्यूट्रल हूँ। मुझे लगता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसको रखना चाहिए। ये चीज़ें सीधे सीधे मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हुई दिखाई पड़ती हैं, और जब मेरे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं इस निष्पक्षता के बावजूद, तो आप सोचिए वो लोग जिनके लिए ये सब कुछ है, ये पहचान सब कुछ है, उन पर क्या बीत रही होगी। इस एहसास के साथ में मैंने इस पर कुछ ब्लॉग लिखने शुरू किए थे। वो ब्लॉग जब मैंने लिखे तो उसमें तथ्यात्मक रूप से कई बातें, फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये भावनात्मक नहीं होना चाहिए। एक तो होता है कि मैं जो अभी तक मैंने कहा वो सब भावनात्मक है, ये तथ्यात्मक भी होना चाहिए। इसकी सच्चाई बताओ। अगर वहाँ झूठ बोला जा रहा है तो इसका सच क्या है? अगर एक झूठा नैरेटिव रखा जा रहा है तो इसकी सत्यता क्या है? प्रामाणिक रूप से उसको सामने रखो। इसके लिए बड़ी रिसर्च करनी थी, तो 3-4 साल का समय मुझे रिसर्च के लिए लगा। बहुत सारे सहयोगी रहे, उसमें मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, ना मैं पुस्तक में लिख पाया हूँ। उन्होंने क्योंकि कुछ आपने सोर्सेज दिए हैं इसमें जिनका आपने नाम नहीं लिखा, पहले ही चैप्टर से मैंने आपका देखा है इसमें जिनके नाम है। हम इस पुस्तक पे चर्चा शुरू करें, लेकिन सबसे पहले उस वर्डिक्ट की बात करते हैं जिसने ये जो कलंक लगाने की कोशिश कर रहे थे भगवा आतंकवाद के नाम पर, उनके मुंह पे कालिख पोती है। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को जो बरी कर दिया गया है, ये हम सब जानते हैं कि ये एक नैरेटिव गढ़ा गया था। इस पर लगातार चर्चा होती रही थी। काफ़ी पहले ही साध्वी प्रज्ञा को तो क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उनको ट्रायल में रखा गया था। हर कोई अब यही प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर फिर ब्लास्ट किया किसने? अच्छा सवाल है आपका ये, और महत्वपूर्ण सवाल भी है। आपने वो नो वन किल्ड जेसिका बहुत बार बार सुना होगा।
ऐसा एक मामला नहीं है, न्याय व्यवस्था के साथ तो खिलवाड़ होता है। इसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है इस बात को कहने में। हम सब जानते हैं ऐसे कई मामले सामने आए हैं और ये दुखद भी है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी पवित्र है, इस बात का उदाहरण भी इस फैसले से मिलता है जब कोर्ट ने इन लोगों को बरी किया। कल उमा भारती जी हमारे साथ थीं चैनल पे और उन्होंने अपनी बात बहुत भावुकता के साथ में रखी, आंसू भी निकल आए उनके। वो आप पूछेंगी तो मैं बताऊंगा भी, उनके और साध्वी प्रज्ञा जो उस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रूप में जानी जाती थी, बड़े क्लोज संबंध थे उनके। लेकिन कल उनके मन का जो भाव था वो ये था कि ये हिमालय की वो योगिनी है जिसको मैं शत शत नमन करती हूँ। मतलब जिस तरह मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ कि उनका भाव ये था कि ये सामान्य लोग नहीं हैं। और जब मैं मिलने गई थी वहाँ पर जेल में, हाँ, तो मुझे रोका गया। पहले तो इजाज़त दे दी गई, बाद में कोर्ट के सब उन्होंने अपना पूरा अनुभव साझा किया। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं मिली तो उसके चेहरे, मुझे लग रहा था कि कोई एक दुबली पतली मरी हुई लड़की मुझे मिलेगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक तेज था। उसने मेरा स्वागत किया, मुझे फल पूछे, सब पूछे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जबकि वो कष्ट झेल चुकी थी, उसके कष्टों के बारे में सबको जानकारी मिल चुकी थी अपनी चिट्ठी में, जिसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है कि किस तरह की प्रताड़ना साध्वी प्रज्ञा को दी गई है। इन सारी चीज़ों के बाद में जिस तरीके से वो उभर कर सामने आई, उससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों के अंदर सचमुच एक शक्ति जो है वो चल रही थी। जहाँ तक ये है कि मालेगांव ब्लास्ट किसने किया, अब ये सवाल प्रश्न खड़ा होता है, तो ये तो एटीएस ने शुरुआत में ही प्रूव कर दिया था कानूनी तौर पर। क्योंकि आप भी पत्रकार, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि हम जब भी पत्रकार कानून के विषय में कुछ बोलते हैं तो बड़ा संयत होकर बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब जिसको बरी कर दिया गया उसको बरी कर दिया गया, यानी पहले के केस की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आप इस पुस्तक में भी जा सकते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से जब इसको रखा था तो कई वकीलों ने मुझसे बात की, जो पब्लिशर थे, क्योंकि वो बड़े प्रतिष्ठित पब्लिशर हैं लंदन के, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कानूनी रूप, तो उन्होंने कानूनी रूप से सेटिस्फाई होने के बाद, उनकी लीगल टीम ने सेटिस्फाई होने के बाद तथ्यों को जानकर इस बात को स्पष्ट किया कि हाँ, आपने जो तथ्य लिखे हैं उसके सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं। ब्लूमबरी ने लिखी है ये पुस्तक, और उन्होंने वाकई में काफ़ी खोजबीन करने, क्योंकि मामला इतना कंट्रोवर्शियल था कि इस पुस्तक को लिखने से पहले कोई भी पब्लिकेशन वाला ज़रूर जांच तो करेगा। आपने जो एक सवाल किया उसका बहुत क्विक जवाब कि जब एटीएस की पहली चार्जशीट आती है तो एटीएस सबसे पहले कुछ लोगों के 8 जो मालेगांव के स्थानीय लोग थे, सबसे पहले एक गिरफ्तारी होती है, उसके आधार पर अन्य गिरफ्तारियां होती हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, फिर वो ये बताते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे हमने बम प्लांट किए थे। और दूसरी बात, बीएम मोहन साहब जो कि कर्नाटका एसएफएल के उस समय के डायरेक्टर थे, हेड थे, उन्होंने खुद सफदर नागोरी जो सिमी का हेड हुआ करता था उस समय का, और सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी बड़ी गहरी जड़ें थी, सिमी के आतंकियों ने कैसे इसको किया था, इसको स्वीकार किया। ये बीएम मोहन साहब ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे बातचीत में कहा है, जो सरकार के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमने ख़रीदारी कहाँ से करी, हमने किस तरीके से बम प्लांट किए थे, हमने किस जगह, ये सारी चीज़ें हो चुकी मालेगांव में। और मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा है कि बीएम मोहन साहब ने ये भी बताया था कि सिर्फ नार्को नहीं, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया था उनका, पॉलीग्राफी टेस्ट, यानी तीनों टेस्ट में उन्होंने एक ही बात कही थी, जो अपने आप में काफ़ी ऑथेंटिक होता है। और ये सिमी के जो पकड़े गए थे आरोपी, उन सब ने स्वीकार किया था। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जांच जो बदली है वो बहुत संदेह के घेरे में खड़ी होती है। देखिए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूँगा। सरकारी एजेंसियों को लेकर हमारे यहाँ बहुत बातें होती हैं, वो एक लंबा डिस्कशन का विषय है, उस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक बात सही है कि अगर मान लीजिए, आप ये कहते हैं, मान लीजिए सपोज कि सरकारी एजेंसी क्या होती है, सरकार की एजेंसी होती है ना, तो वो सरकार के इशारे पर काम, अरे भाई करेगी ना, सरकार के इशारे पे ही करेगी, सरकारी एजेंसी है तो। चलो इसमें ये मान लें कि सरकार क्या चाह रही, अब सरकार की मंशा पर सवाल आज आप उठा रहे हैं। आज वर्तमान सरकार पर विपक्ष सवाल उठाता है कि आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, और उस समय पर
सरकारी एजेंसियों का क्या दुरुपयोग हुआ, वो एटीएस और एनआईए के बीच का विरोधाभास। हाँ। यानी एटीएस कह देता है ये हमला ऐसे हुआ, इन आतंकियों ने किया है, एसएफएल पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट लाई डिटेक्टर करके आपके सामने सब रख देता है, सिमी के आतंकियों ने किया। और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि एनआईए आती है और एनआईए जो है वो पूरी तरह से हिंदू संगठनों पर उसका फोकस हो जाता है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, वो दौर जब भारत में आतंकी छुट्टी पर थे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि इस केस को षड्यंत्र कैसे ये बना और कैसे इस पे संदेह किया जा सकता है, ये इस चैप्टर में मैं चाहती हूँ कि प्रवीण आप खुद बताएं कि कैसे ये जो छुट्टी पे थे आतंकवादी, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी थे, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी बड़ी अर्ली शुरुआत रही है पत्रकारिता की, बहुत छोटी उम्र से। लेकिन दिल्ली में जो शुरुआत हुई थी उसमें भी ख़ास तौर पर जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, यहीं नज़दीक ही मेरा दफ्तर हुआ करता था, तो हमारे पास एक खबर आई कि पहाड़गंज में सिलेंडर फटा है, जल्दी जाओ प्रवीण कैमरा लेकर। उस समय चैनलों की इतनी मारधाड़ नहीं थी, मतलब बहुत आसान, आज जैसा माहौल नहीं था। पुरानी बात हो गई, ये शायद 2004 या 2005 की बात है। उस समय 5-6 ही चैनल्स हाँ, थे और बस, वो बस। तेजी से अपनी ओबी वैन लेके पहुंच जाते थे। हम लोग ने उस समय अच्छा, काम मेरे किया लिए है। ये था कि मैं पहाड़गंज में ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट जाता हूँ, तो मैं कैमरा लेकर दौड़ गया। मैंने वहाँ जाकर देखा तो मुझे एक तो बड़ा सा गड्ढा और हर जगह सब कुछ टूटा फूटा दिखाई दिया। मैंने कहा ये हुआ, मैंने कहा ये सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं लग रहा है पहाड़गंज जो मेन मार्केट का। फिर एकदम से खबर आई, अरे यहाँ तो फटा ही है, सरोजनी नगर में भी सिलेंडर फट गया है। मैंने कहा ये गजब सिलेंडर फट रहा है, इधर भी सिलेंडर फटा, इधर भी। फिर एक और तीसरी जगह का, आपको याद होगा दिल्ली में जो धमाके हुए थे उसमें पहाड़गंज, सरोजनी नगर, हाँ, लाजपत बिल्कुल। नगर, ये सब वो इलाके थे। चिथड़े मैंने देखे, मांस के लोथड़े, मैंने उन लोगों के शरीर क्षत विक्षत देखे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इसमें। वो मेरा पहला अवसर था जब मैं फील्ड में उस धमाके को देखने के लिए गया। आपका सवाल आतंकी छुट्टी पर थे, ये एक नहीं था। फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो, ये हो, बहुत सारे उसकी पूरी आतंकी डिटेलिंग हमने है। कवर किया आप है। इसको टाइमलाइन को जब देखेंगे और दर्शक जो अभी बातचीत में ना भी सुन पाए वो विकिपीडिया पर जाएंगे कब कब धमाके, तो आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा। ना, आप टाइम पीरियड की आप बात करें ना, आपकी पुस्तक में ही मैं जी। देख रही हूँ लगातार आपने पूरे जो है ना धमाकों की डिटेल दी। अगर हम 2005 से भी लें तो 2005 से लेकर करीब करीब 20 से ज़्यादा हमले हुए हैं 2008 तक के बीच में। और ये सारे हमले जो हैं इसमें आपको याद होगा क्योंकि हम और आप उस समय रिपोर्टिंग करते थे, एंकरिंग भी करते थे, तो लगातार खबरों में बने रहते थे। ये जितने आतंकी हमले होते थे, कल्चर शुरू हुआ था अपना श्रेय लेने का आतंकवादी संगठनों का। हमारे पास एक कॉमन सी बात हो गई थी कि हर धमाके के बाद एक मेल आ जाता था, हूजी का मेल आ जाता Good. था, इंडियन मुजाहिदीन का मेल आ जाता था, और वो बिल्कुल गर्व के साथ बताते थे कि ये हमने धमाके किए हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और क्या दहशत का माहौल था उस समय कि आप कहीं बाहर, जो लोग उस समय जिन्होंने देखा है उन्हें याद होगा, और जो अभी इस चीज़ को सुन रहे हैं जिन्होंने वो दौर नहीं देखा, उन्हें हम बता दें कि उस समय ये हाल थे देश के किसी भी शहर में आप किसी लावारिस चीज को छूने से पहले 50 बार सोचते थे। सरकारी घोषणाएं होती थी कि अगर लावारिस बैग आपको दिखाई दे रहा है तो इसे हाथ ना लगाएं। ये होता है दहशत का माहौल, ये होता है सुरक्षा में चूक, ये होती है लचर और लाचार सुरक्षा व्यवस्था जो हमने उस दौर में देखी है। 2003 से लेके भी लगा लें और 2010 तक इस तरह की व्यवस्था रहती थी कि कोई भी आम आदमी, चाहे सड़क हो, चाहे बाजार हो, चाहे ट्रेन हो, कहीं भी खुद को सुरक्षित नहीं समझता था। और ये सारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन करते थे और चौड़े पे अपनी इसकी जिम्मेदारी लेते थे ताकि दहशत फैले और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान मिले कि हम कितने दहशतगर्द हैं, किस तरह फैला रहे हैं। मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि मालेगांव धमाके की आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। आज हम मालेगांव धमाकों के बाद सिमी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी इसी तरह से। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आगे रह के, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, भारत सरकार का सबसे बड़ा पॉइंट अपने डेलीगेशन भेजने के बाद ये रहा कि टीआरएफ जो है प्रतिबंधित संगठन अब कर दिया अमेरिका ने, उसको बैक किया पाकिस्तान ने, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली और उसको बैक करता था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकी हमला नहीं था, ये कैसे कहा जाएगा? दुनिया में कोई भी कैसे कह सकता है? हमारे यहाँ जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो उसका जवाब नहीं दे सकता है। और ये बहुत ही सचमुच दुखद है
सिमी ने जो जिम्मेदारी ली उसके बाद में ये जो टाइमलाइन आप देख रही हैं, इसमें बीच में एक टाइमलाइन देखेंगे आप कि अचानक से यहाँ तक तो जितनी जिम्मेदारी लेने वाले हैं वो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है, इस्लामिक संगठन है। इसके बाद में आगे का दौर जो आ रहा है 26/11 और उसके बाद भी कुछ जो हुए हमले, उसमें भी आप देखेंगे कि इस्लामिक संगठन है साफ होता चला जाए। हालांकि 26/11 की भी पूरी साजिश का इसमें खुलासा है कि 26/11 को भी भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया गया था। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो वो तो साबित कर देते कि कलावा हाथ में हाँ, बांध के आए थे। और अब इसमें एक बीच में जो पीरियड आया जिसको कोट अनकोट मैं मुझे नाम लेना भी बुरा लगता, सेफरन टेररिज्म उसको कह दिया गया। वो सेफरन टेररिज्म में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी पहले हैं, बाद में हैं, जिम्मेदारियां ले रहे हैं, यहां भी लिए, लेकिन इस समय पर और कहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला नहीं कर रहा है। इस समय पर हिंदू जो इनका नैरेटिव है कि हिंदू संगठन आकर यहां पर हमले कर रहे हैं, ये कितनी घटिया थ्योरी थी। इसकी पोल तब खुल जाती है आप जब थोड़ा ऊपर से देखते हैं तो आपको बाढ़ की स्थिति या आपको विभीषिका की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप पूरी टाइमलाइन को जैसा इस पुस्तक में लिखा उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना फेक नैरेटिव एक सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, ये कितना चिंताजनक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सलाहकार कौन थे, मुझे नहीं पता कि उसमें, हालांकि मुझे पता है, मैं ये भी बता दूं लेकिन मैं मानता हूं कि एक सामान्य तौर पर आप ये कहें कि हमें कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम ये देखें कि मकसद भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, इतना बेवकूफ़ाना थ्योरी को कैसे रखा जा सकता है? इसका मकसद क्या है? मकसद स्पष्ट तौर पर राजनीतिक रूप से एक पूरे संस्थान को ख़त्म करने का प्रयास है, सीधे सीधे उससे तार जोड़ते हुए उसको बैन करना। मेजर मकसद है संघ को बैन करने की साजिश। अब जब बात आरएसएस की हो रही है तो हाल ही में अब जब एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने ये खुलासा किया है कि मालेगांव जांच के दौरान उनके ऊपर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने का दबाव था, तो क्या ये साबित नहीं हो गया कि कांग्रेस सरकार से साध्वी या कर्नल पुरोहित नहीं बल्कि आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको टारगेट कर रही थी और उन्हें आतंकवादी घोषित कर जेल में डालना चाहती थी? ये पूरी जो किताब थी इसका मकसद क्या था? यही कि ये इसका मकसद क्या है, इनकी थ्योरी का मकसद क्या है, वो बहुत साफ है। वो मकसद है संघ को बैन करना, संघ को बैन करने की साजिश। भगवा से क्या तात्पर्य निकल कर आता है? भगवा से तात्पर्य निकल कर आया संघ। संघ को टारगेट करने के लिए छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, लोगों की आपसी बातों को जोड़ने का प्रयास किया गया, किसी के आपसी कॉन्फ्लिक्ट को भी राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद जैसी चीज़ों से जोड़ दिया गया। गवाहों पे दबाव बनाएगा। वो तो सारे इकबालिया बयान के आधार पर ये थ्योरी है। एक कोर्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट ने सबूतों का अभाव जो स्पष्ट तौर पर कहा है, ना तो जो भी चीज़ें कही गई थी सब झूठी हैं। और अगर कहानी रखनी हो, नैरेटिव रखना हो, एजेंसियां हों, तो किसी के खिलाफ कुछ भी नैरेटिव रखा जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को फंसाना होता और फंसाने की कोशिश की गई है तो डेफिनेटली इस सारे तार को जोड़कर ऐसी कॉन्स्पिरेसी आराम से बनाई जा सकती है कि उनके खिलाफ मामला बना दिया जाए और ये बता दिया जाए कि ये सारे उनसे जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई एक आदमी या आज भी कहीं कोई एक व्यक्ति जाकर उसको मारा पीटा जाए और जाकर कोर्ट में कह दे कि फलानी जगह पर मुझसे करने के लिए इन्होंने कहा था, आप संघ प्रमुख के पास में चले आएंगे। उस समय यही हास्यास्पद काम सचमुच हो रहा था। ये जो आपने अभी खुलासा किया, ये तो मैं चाहता था कि ये उस समय पर अगर कोई बोलता तो मैं और इसको मजबूती के साथ में, ये बात मैंने ऑलरेडी लिखी है इसमें। मेरी किताब का अंत इसी पर होता है कि संघ को बैन करने की साजिश, मोहन भागवत जी तक और इंद्रेश कुमार जी तक पहुंचने की साजिश ये चल रही थी। यही मकसद था इस थ्योरी का। अब ये इन्होंने उसकी और पुष्टि कर दी है। एक तो मालेगांव पर माननीय कोर्ट का फैसला, इनको बरी करना सभी को, और साथ ही साथ में ये जो पूर्व अधिकारी हैं इनका खुलासा, ये दोनों चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि मोहन भागवत जी को ही कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा था। उनको इस मामले में संघ की भूमिका को डालने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए कि एक जिक्र हम बातचीत में ज़रूर हमको करना चाहिए, 26/11 की जो साजिश है उसको भी भगवा आतंक से जोड़ने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जो है वो पुस्तक विमोचन में गए थे, अजीज बर्नी की एक किताब थी। और इस किताब के विमोचन के दौरान, हालांकि बाद में बहुत सफाई देते रहे दिग्विजय सिंह जी, वो कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा कहा हो तो दिखा दो, मेरी एक बाइट दिखा दो इसके बारे में, मैंने कभी ऐसा नहीं अरे कहा। उनकी मौजूदगी उस कार्यक्रम में होना ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। आप अगर उसको ऐसे दिखा रहे हैं, 26
11 संघ की या इसकी साजिश। अब ये संघ की साजिश बोलना या भगवा आतंक की किसी चीज़ को प्रमोट करना, ये अपने आप में इस बात को बताता है ये कि पर्याप्त है। आप उन लोगों के साथ में खड़े हैं या आपके साथ वो लोग खड़े हैं जो संघ को बैन करने के प्रयासों में आपके सहयोगी हैं। मोहन भागवत जी के खिलाफ ही ये साजिश हो रही थी, वही टारगेट थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गलत झूठ होता है, बेनकाब होता है, और इसकी सज़ा बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ी। अभी तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था 20 साल इनको और विपक्ष में बैठे रहना पड़े। मुझे लगता है अब देखिए पॉलिटिकली अगर कोई, बार बार कह रहा हूँ, गलती होती है, स्वीकार करो, इस बात से दूर भागो। अभी भी इसको कह रहे हो कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ये बहुत गलत हुआ, ये हुआ, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आपको जिस वजह से आज हाशिए पर डाल दिया गया जनता के द्वारा, आप उस मुद्दे को फिर से उठाना चाहते हैं, ये कैसा है? हमें आप गलत स्टैंड ले रहे हैं। संघ प्रमुख को बदनाम करने, संघ प्रमुख को मान लीजिए आप उन तक नहीं भी पहुंच पाते या उनको गिरफ्तार नहीं भी कर पाते जिसके आदेश दिए जा रहे थे, लेकिन संघ प्रमुख का नाम लाकर उनको आप नीचा दिखाने का प्रयास तो कर ही रहे थे। आप संघ को बार बार इंगित करते हुए भगवा से असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, इन सब से कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़, और ये रहे होंगे सभी लोग कहीं ना कहीं संघ से इसी तरह जुड़े रहते हैं, जो धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते हैं वो जुड़े रहते हैं। वो सनातन के लिए काम करता है संघ कई जगहों, कई क्षेत्रों में। कई मुस्लिम संगठन भी जुड़े रहते हैं, और फॉर योर सरप्राइज या और दर्शकों को ना पता हो, कई मुस्लिमों के नाम जो कई जगहों पर आए, अजमेर शरीफ में या कई जगहों पर, वो भी संघ से जोड़कर बताए गए कि ये संघ की एक विंग के सदस्य हैं। तो ये देखिए आप कि हर वो चीज चिन्हित की जा रही थी जो संघ प्रमुख की तरफ सारी कड़ियों को लेकर जाए, यानी संघ प्रमुख इस पूरी जांच पड़ताल का निशाना थे। अब यहाँ से मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि हम सिलसिलेवार चलते, जब सिमी के आतंकियों ने महाराष्ट्र ATS ने भी उन्हीं का नाम लिया था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, और जैसा कि आपने बताया कि मिस्टर मोहन ने जो नार्को टेस्ट किया था उसमें उन्होंने कबूल भी किया कि हाँ हम ही ने ये हमले किए थे और इंदौर में कहाँ से बैग खरीदे थे। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरी जांच, ये इस तरफ कैसे मोड़ी कि इसे भगवा आतंकवाद का नाम देने की साजिश रची गई? देखिए इसमें इसके तार जो हैं वो मध्य प्रदेश के 2000 विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो था, आप आज जो देखते हैं भगवा की लहर, वो मध्य प्रदेश में उस समय पर देखी गई थी जब उमा भारती जी को राजनीतिक मैदान में, चुनावी मैदान में उतारा था। राजनीति में तो खैर वो आ गई थी, और उसके बाद में राम मंदिर आंदोलन का वो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रही। लेकिन जब उनका चेहरा आया तो एक प्रयोग था कि जनमानस राजनीति में इन चेहरों को कैसे लेता, और क्या विक्ट्री थी उनकी, क्या स्वागत था, क्या जश्न था। उसमें कुछ किरदार थे जिनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा जो हैं, उस समय पर वो कार्यकर्ता के तौर पर उमा जी की बड़ी समर्थक रहीं। वो उन्होंने खूब जमकर प्रचार किया, उनको लोकप्रियता मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस समय बुरी तरह चुनाव हारे थे और 2 बार से मुख्यमंत्री थे, और ऐसा लगता था कि उनको कोई नहीं हरा सकता, वो इतना मानते थे, तो उनको शायद उस समय का एक ट्रॉमा, उस समय की कुछ चीज़ें उनके दिमाग में फंसी हुई। दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय सिंह जी। फिर उसके बाद में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है, और उसमें तथ्यात्मक रूप से जितनी मीडिया की खबरें उस समय, क्योंकि आज हम देखते हैं और आज बैठकर बात करेंगे तो आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे। किसी भी मामले को आज आप उठा लें, 10 साल बाद जब आप उठाकर देखते हैं तो आप उसको बिल्कुल अलग नजर, लेकिन जब उसमें होते हैं, जब उसमें जी रहे होते हैं, तब आपके सामने, इसीलिए मीडिया की खबरें और मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उस समय को भी आपके सामने आज भी जीवंत रखता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उस समय, तो अगर कहीं डिलीट हो जाए ना हो जाए, तो मैंने सब कुछ संजो लिया था इसमें कि उस समय पॉलिटिकली यहाँ पर क्या चल रहा था आंतरिक रूप से तत्कालीन सरकार और उस पॉलिटिकल पार्टी में। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो एक मंच बना हुआ था, तो उसमें बहुत खींचतान थी। लेकिन पर्टिकुलरली सबसे बड़ी पार्टी में आपसी तौर पर एक खींचतान चल रही थी, कुर्सी की लड़ाई थी, गृह मंत्रालय की लड़ाई थी। उस लड़ाई में आप एक नैरेटिव या अपनी काबिलियत को साबित करना चाहते थे कि हमने देखिए पूरा एक संगठन ख़त्म कर दिया। उसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन थे। उसमें फिर NIA में किसको क्या भूमिकाएं दी जाएं, उसमें यह भी है कि फिर किन किरदारों को पकड़ा जाए। भाई मध्य प्रदेश से ही सारे तार क्यों जुड़े?
हाँ, पूरे मामला मध्य प्रदेश से सबसे और बहुत ज्यादा सारी जुड़ा है। गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें, कई बेगुनाह हाँ। जिनको उठाया गया, जिनके बारे में आज तक जानकारी नहीं है। ऐसे भी कई केसेस हैं जिसके बारे में इसमें डिटेल में जानकारी है कि कई तो ऐसे चेहरे थे जिनको घर से उठा लिया गया, घर वाले रोते रहे, उठाकर लेकर गए और फिर बाद में बोला गया एजेंसियों की तरफ से कि हमने तो नहीं उठाया, हमें नहीं पता कि इसी ये कौन तरह है। का एक चेहरा दिलीप पाटीदार का। जी, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। इसलिए ये नाम आपके सामने सबको बताना चाहूंगी क्योंकि हमने प्रज्ञा जी की बात करी है, हम कर्नल पुरोहित की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो यातनाएं प्रताड़नाएं हुई ये सब जानते हैं, लेकिन ऐसे कई चेहरे हैं जो गायब हो गए और वो आज तक नहीं मिले, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता था। दिलीप पाटीदार एक ऐसा ही नाम था, इंदौर से महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें उठाया था, 29 साल के थे वो उस समय, उनकी पत्नी थी, छोटा बच्चा था। 2-4 दिन तो बात कराई गई, उसके बाद से लेकर आज तक दिलीप पाटीदार का कहीं कोई पता और नहीं बाद में चला। डिनाई किया गया, कहा गया कि हमने तो छोड़ दिया है उनको, हमें जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। तो ये एक, और ऐसी एक कहानी नहीं है, कई लोगों को मार मार कर उगलवाया गया, संघ के बड़े नेताओं के नाम उगलवाने का प्रयास किया गया। उमा भारती जी ने कल कहा भी इस बात को कि प्रज्ञा ने उस समय भी मुझसे कहा था कि चाहे मुझे जितना मार लें, चाहे जितनी प्रताड़ना कर लें, लेकिन ये मुझसे जो कहलवाना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, जो बार बार जिन लोगों के नाम कहलवाना चाह रहे हैं, वो मैं कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पाप होगा और ये लोग भी पाप कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। तो कुल मिला के इस छोटे से वर्जन से भी साबित है जो आपका सवाल है कि चाह क्या रहे थे, मतलब ये क्यों ऐसा फेक नैरेटिव बना रहे थे, चल क्या रहा था, ये भगवा आतंक जैसी चीज़ को क्वाइन क्यों किया गया। तो उसमें कुल मिलाकर मकसद ये था कि संघ को टारगेट करना है। उसके लिए बाकायदा संघ ने भी अपनी एक चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपेक्षाकृत बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे इन सब मामलों के बजाय, वो अन्य चीज़ अपने अर्थ, हालांकि उनके हाथ में कितनी चीज़ें होती थी इसको लेकर हमेशा एक ये डिबेटेबल इशू रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति के दो पहलू थे। देश अलग तरीके से चल रहा था, पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करने के लिए अपोनेंट पार्टी और कुछ संगठनों को कमज़ोर करने के प्रयास किए जा रहे थे, और यही वजह थी। भगवा किसकी पहचान है देश में? आज कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लीजिए कि उसका श्रेय मिल रहा है या उसका पुरस्कार मिल रहा है जो उस समय उन्होंने किया है, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में ही कही, भारतीय जनमानस की भावना, निश्चित तौर पे भारतीय जनमानस की भावना में अपनी सनातन परंपराएं, उनको बहुत साफ समझ में आता है कि आप यहाँ इस देश में पारसी भी रहते हैं, बहुत कम हैं लेकिन रहते हैं। इस देश में ऐसा कोई धर्म मजहब नहीं होगा जो, कई लोग बाहर से भी आए, बाहर के भी क्रिश्चियन धर्म भी जो है वो बाहर से ही यहाँ पर आया है, वो भी रहते हैं। हालांकि मिशनरीज़ को लेकर कई बार कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी देश को नुकसान पहुँचाना या आतंकी हमले करना, ये मॉडस ऑपरेंडी किसकी रही है, किन संगठनों की रही है, ये विचारणीय विषय, और ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। इसको इस्लामिक स्कॉलर्स भी जानते हैं, कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस पर अपनी बातों को रखा है और इसके बारे में कहा है कि ये बहुत ख़तरनाक है देश के लिए, इसका मकसद बहुत ख़तरनाक है। अब इसको युवाओं में, भारत एक ऐसा युवा देश है, दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे पास है, आज की पूरी राजनीति युवाओं द्वारा ड्रिवन है, उनकी वोट बैंक की ताकत भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बाद में जो जनसंख्या बढ़ी वो अपेक्षाकृत ज़्यादातर यानी 30 से 35 साल की आबादी आपकी सबसे ज़्यादा आबादी है, और उसमें कुछ बच्चे भी हैं, आने वाले समय में ये भी वोटर बनेंगे। ये वो आबादी है जिसको आसानी से भटकाया जा सकता है, ख़ासतौर पर तब जबकि उसको कट्टरपंथ बहुत शुरुआत से खिलाया पिलाया जा रहा हो, सब तरफ से है, सारी तरफ से है वो। अब इसमें अगर मजहबी जहर को विदेशी ताकतें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसी ताकतें जो भारत को आंतरिक रूप से कमज़ोर करना चाहती हैं, या चीन वाया पाकिस्तान छद्म रूप से, डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन छद्म रूप से पाकिस्तान को फंड, क्यों पाकिस्तान के पास खुद खाने को कुछ नहीं है, भूखों मर रहा है वो, और वो लगातार कर्जे में दबता चला जा रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी कट्टरपंथ के बेसिस पर जचा देता है कि देखो हम धर्म का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी आसानी से इन युवाओं को भटका दिया जाता है। इनको भटकाने के बाद में उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, कैसे पूरी एक कौम के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, कैसे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। तो ये जो बिगड़ा है ताना बाना, इसकी जिम्मेदार भी ये थ्योरी है, ये झूठा नैरेटिव है। तो उस समय किया गया इन लोगों को आकर्षित करने के लिए, जिसको आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। ये पुरानी नीति रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार में आप इसको जमकर आज वर्तमान चुनाव में भी देख रहे हैं, ये देश में हमेशा होता रहा है, लेकिन इसके बहुत ही बुरे परिणाम आए, क्योंकि आपको उनको इग्नाइट करना है,
उनको इग्नाइट करने के लिए क्या करोगे आप? या तो उनका भला करो, और भला तो देश में योजनाओं से होता है, वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। आज अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। आज अगर और कोई अन्य योजना चलती है, ट्रेन में कोई सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी होगा, कष्ट होंगे, सुविधा होगी, सारे देश की जनता के लिए एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ पर आप किसी को विशेष रूप से एहसास कराएं, और ख़ास तौर पर तब जबकि वो गुट में आते हों, उनको किसी एक जगह से बैठकर ये आदेश कर दिया जाता हो कि तुमको ऐसा करना है, और वो सब स्वीकार करते हों इस बात को, तो यहाँ पर स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। फिर ये कोशिश करनी पड़ती है कि सबको एक साथ एक मैसेज दिया जाए कि आपको ये करना है, और देखिए ये चल रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना प्रवीण जी, एक और चीज़ है कि मैंने इसको घिनौनी राजनीति कहा था। इसकी वजह एक ये भी है कि जो जब हम पूरा सिलसिलेवार हमले देखते हैं 2003 से लेके 2010 तक, तो हमने जैसा कि बताया कि ज़्यादातर पाकिस्तान प्रायोजित वही आतंकवादी संगठन होते थे जिनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर काम करते थे उन्होंने, और फंडिंग पूरी पाकिस्तान से होती थी। ये वो दौर था जब पूरे टाइम धमाके होते थे और हर कोई जानता था कि इस्लामिक आतंकवादी ये हमले कर रहे हैं। ऐसे में एक राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण के लिए एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करती है कि मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, और उसी थॉट को रखते हुए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन इससे आप ये देखिए देश की सुरक्षा पे कितना बड़ा खतरा है। वो पाकिस्तान जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ये बताने की कोशिश करता था कि हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है, उसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत हुई। उसने वहाँ जाके ये बोलना शुरू किया कि इनके यहाँ तो खुद ही आतंकवादी होते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो आपने ना सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा, अपनी देश की मर्यादा, अपने देश के गर्व को दांव पे रखा, आपने पूरे एक सिस्टम को, पाकिस्तान को आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सच्चा साबित करने की कोशिश की, अपने आप को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि घिनौनी घटिया हरकत कुछ हो सकती है जब आप राष्ट्र के गौरव को दांव पे लगा दें, लोगों की जान को दांव पे लगा दें। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिविजुअल्स और संगठन अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल्स का असर बहुत पड़ता है अगर वो प्रभावशाली हैं किसी संगठन में या ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। जैसे सलाहकारों को लेकर कई बार ये बात कही जाती है कि इनके सलाहकार कौन हैं, इनको ऐसी सलाह कौन दे रहा है, ये कौन, तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है। कुछ एक चेहरे, हिटलर एक ऐसा चेहरा है जो एक अकेला ही था, ऐसा नहीं कि वो जर्मनी था, लेकिन वो पर्याय था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी सोच चली वहाँ पर। इसी तरह से आप आजकल वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका भारत के संबंध बदल गए या अमेरिका चाइना के संबंध बदल जाएंगे या अमेरिका और किसी अन्य देश के संबंध बदल जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की नीति अलग होती है और व्यक्तिगत सोच अलग होती है। लेकिन व्यक्ति जब बहुत मजबूत स्थिति में होता है तो वो कई पॉलिसीज़ बनाता है, उसकी निंदा वहाँ पर भी होती है, उसका खमियाजा उसको वहाँ भी भुगतना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आज अपने देश में ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बहुत विरोध हो रहा है, उनके समर्थक तक उनसे नाराज़ हो रहे हैं, एलन मस्क जैसे उनके सहयोगी उनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन यही बात अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में भारत में देखें तो हो सकता है कि उस समय राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझ और राजनीतिक बिखराव बहुत बड़े स्तर पर हो, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर अलग अलग चेहरे होते हैं जो चाहते हैं कि हमको अवसर मिले या हम जो हैं इस क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करें। उसमें कई मंत्री बनाए गए, उस समय मेरे साथ कई पैनल पर 2 दिन पहले बैठते थे, फिर मंत्री बन जाते थे, मुझे बड़ी खुशी भी होती थी। फिर बाद में आजकल वो झगड़ा भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं किसी का नाम कोट नहीं करूंगा, वो उस समय पर बड़े लंबे संवाद में रहे। कई लोग जो विपक्ष में हैं आज वो बड़े बड़े चेहरे बन गए हैं, अब मंत्रियों के रूप में हमारे बीच में स्थापित हैं। तो राजनीतिक कद जो होता है वो बहुत महत्व का होता है। उस समय जो लोग, जिन लोगों का राजनीतिक कद बड़ा मजबूत था, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल सोच को, यानी वो अपने भीतर से क्या सोच रहे थे या उनको राजनीतिक समीकरण उस समय क्या समझ में आ रहे थे, उसको रखा। ये अदूरदर्शिता थी, ये उनकी अपनी समझ थी। अब पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या पॉलिटिकल पार्टी इससे इतर सोचने का प्रयास करेगी या वो आबद्ध हो गई है उसी चीज़ में और उस नैरेटिव को तोड़ ही नहीं पा रही है? स्वीकार्यता नहीं, मुझे लगता है स्वीकार्यता होनी चाहिए। जो गलत हुआ है, बोलते हैं इमरजेंसी के बारे में आप बोलना शुरू करा, गलत हुआ, हाँ हमको लगता है गलत हुआ, क्योंकि डिफेंड नहीं कर सकते हो। आपको इस थ्योरी के बारे में बोलना पड़ेगा, ये गलत हुआ, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। बट अभी क्यों डिफेंड किया जा रहा है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य का विषय लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये समर्थक पढ़ें कि जो जिनकी भावनाएं आपकी मेरी बातचीत की भावनाओं के साथ जारी, वो पढ़े से ज़्यादा इसको विपक्षियों को पढ़ना चाहिए
ये उन्हीं को लिख के दिया मैंने कि ये झूठ है भाई, राजनीति करो, राजनीतिक रूप से अपने अपोनेंट को दबाओ, और भी जो तरीके होते हैं वो सब करो। ये मत करो कि तुम देश की जड़ पर हमला कर दो, ये मत करो कि तुम भारतीय जनमानस की भावनाओं पर हमला कर कि दो, आस्था पे हमला करो, तुम आस्था पर हमला कर दो, तुम उसकी पहचान पर हमला कर दो। अभी माननीय भागवत जी ने एक बात कही भारत के विषय में, इंडिया भारत है लेकिन भारत भारत है। बड़ा सुंदर लगा मुझे ये वाक्य। कितने लोगों को समझ में आएगा ये नहीं पता कि ठीक है, बाहर का कोई आदमी कहता है उसको, लेकिन उसके लिए ये भारत है हमको समझ में आना चाहिए, पर हमारा भारत भारत है। ये जो भारत की पहचान है ये भगवा है, ये रहेगी, इससे नहीं आप जा सकते हो। इसमें एक ऋषि परंपरा है, इससे आप नहीं जा सकते हो। इसमें आते रहे जाते रहे, आक्रांता आए हैं, आक्रांता गए हैं, आक्रांता बसे हैं, आक्रांता घुल मिल गए हैं, ये सब होता रहा है, लेकिन इससे इसकी पहचान पर फर्क नहीं। और यही तो ताकत है। ये दुनिया में कहीं और दिखा दीजिए। वहाँ अमेरिका में जब यहाँ से ब्रिटिश उपनिवेश गया या ऑस्ट्रेलिया में गया, आज वही दिखते हैं, मूल जातियाँ खत्म हैं, मूल जातियाँ कहीं नहीं है। यहाँ जो मूल है वो आज भी मूल है, आप इस पे हमला नहीं कर सकते। और यही आज का दौर इस बात को बता रहा है कि इस पर हमला कर दिया का मतलब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसके अस्तित्व पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि परिस्थितियां कैसे बदली हैं और भारतीय जनमानस ने इस तरह के षड्यंत्र को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था 2014 में, उस पर हम आएंगे। लेकिन क्योंकि आपने सरसंघचालक मोहन भागवत जी का अभी उल्लेख किया, तो आपके इसमें एक चैप्टर भी है, मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार की हत्या की साजिश। ये साजिश क्या थी? देखिए, मैं इसकी डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका भी कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये मतलब वर्तमान परिदृश्य में ये हुआ, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि चौंक जाएंगे अभी आपके दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे कि ऐसा भी हुआ था। बिल्कुल हुआ था। मैंने कहा कि खबरें, जब आप उस दौर की खबरों में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा चल रहा था। हेमंत करकरे जी ने स्वयं सूचित किया था, ये प्रवीण तिवारी नहीं कह रहे हैं या तृप्ति श्रीवास्तव नहीं कह रही हैं, हेमंत करकरे जी ने उस समय पर इस बारे में संघ के अधिकारियों को सूचित किया था कि आपकी हत्या की साजिश चल रही है। इंद्रेश कुमार जी और मोहन भागवत जी की हत्या की साजिश के बारे में ये सूचना दी गई। साजिश क्या चल रही थी क्या नहीं चल रही थी ये खबरों से छन कर आता है। उन खबरों को मैंने डिटेल में लिखा है। उसमें कुछ संवाद या कुछ ऑडियो टेप्स का जिक्र किया गया है, और ऑडियो टेप्स बड़ी सहजता से एक पत्रिका में खूब पब्लिश होते चले गए। हाँ, तहलका में ये पब्लिश हाँ, होते उसको भी थे। आप ले आएंगी तो वो दोनों हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हो जाती है, खास तौर से वो लोग जो कहते हैं ना आजकल गोदी मीडिया चल रहा है, गोदी मीडिया चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय कुछ मीडिया हाउसेस किस तरह से काम करते थे, किस तरह उनके पास सूचनाएं आती थी, वो सूचनाएं जो गैर कानूनी मानी जाती हैं, जिन्हें आम जनता तक पहुंचना नहीं चाहिए था। तहलका में राणा अयूब जो आज इतनी अपने आप को वो अल्पसंख्यकों की मसीहा बताती हैं, उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट लिखी थी उसमें, और किस आधार पे लिखी थी? कुछ टेप्स के आधार पर, जो टेप्स आज तक कहीं सुनाई तो नहीं दिए हैं। मैं क्योंकि आपने मेरे कुछ साथी, जिनमें मेरी कुछ बोलूँगा तो वो और बहुत स्पष्ट हो जाएगा मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे को एंकर भी रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने शोज़ भी किए हैं। इनफैक्ट अयोध्या में राम मंदिर का जब फैसला आया तब भी उन्होंने मेरे साथ शो किए, और उसके बाद में आज वो बिल्कुल ठीक जैसा आपने कहा अल्पसंख्यकों के वो हैं। आज अगर मैं बहुसंख्यकों का कुछ बन जाऊं तो ठीक है, मेरा अधिकार है। तो मैं फिर जैसे सनातन में एक बहुत स्पष्ट है कि अगर मैं आध्यात्मिक रूप से, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपको आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहिए, भगवा पहनो। मैंने कहा बड़ा पवित्र है, उसको पहनने के लिए अपनी एक परंपरा होती है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक ये दूसरे पक्ष पर देखिए कि वहाँ पर आप पत्रकार रहते रहते ये काम कर सकते हो कि आप किसी समुदाय विशेष के समर्थक बनकर, अरे भाई पत्रकार किसी, मैं क्या हिंदुओं का पत्रकार हूं कि मैं मुसलमानों का पत्रकार हूं? ऐसा होता है क्या कि आप हिंदुओं की पत्रकार हैं कि मुसलमानों के पत्रकार होता है? भाई खबर रखना, सच झूठ को उजागर करना, संदेश देना, ये हमारा कार्य है जो हमको सिखाया गया है, वो कार्य करना है हमको। हमारी निजी विचारधारा, पूजा पद्धतियाँ हो सकती हैं, हमारे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन उससे हमारे काम का क्या लेना देना? वो प्रभावित नहीं हो तभी तो ये निष्पक्ष है, तभी तो इस पत्रकारिता का आनंद है, नहीं तो फिर हम किसी के सदस्य हो गए। खैर,
यहाँ पर जिन नामों का आपने जिक्र किया, राणा अयूब जी का जैसे आपने हाँ, जिक्र क्योंकि किया आपके चैप्टर है ये, नहीं, बिल्कुल तहलका ठीक को है। कौन दे रहा था गोपनीय ठीक है, टिप्स। तहलका में राणा अयूब जी ने खूब इस पे लिखा है। अब उन्होंने जो भी कुछ लिखा उसमें पहला सवाल कि आपको टेप किसने दी है, हर पत्रकार के एक सोर्स होते हैं, ठीक है। असीमानंद जी की वो क्लोज्ड बयान, सील्ड बयान जो कोर्ट में जमा था, ये बहुत ही गोपनीय होता है और ये कानूनी रूप से अपराध है कि वो बाहर निकल जाए। कोर्ट के सामने दिए गए बयान जिसको आधार बनाकर ये पूरी थ्योरी रची गई है उस एक इकबालिया बयान पर। एक तो वो इकबालिया बयान ये कि उनको किस तरीके से मार पीट कर या उनको प्रताड़ना देकर रात में कोर्ट खुलवाकर एक जज के सामने आप लिखवा लेते हैं और उस बयान के आधार पर आप बाकी के लोगों को पकड़ते हैं कि उन्होंने कहा है अपने बयान में इसलिए तुम पर अब तुमने ये कहा है इसके, ये सब बयानों के आधार पर मार मार के। इसके अलावा कुछ आप ये देखिए, मालेगांव में जब रिहा किया गया तो कोर्ट ने कहा क्या है वो भी कोट अनकोट रखना चाहिए, सबूत नहीं है, किसी भी तरह से इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। अभी तक इतने सालों से ये सब कुछ शक के आधार पर चलाया जा रहा है। 17 साल। शक का मतलब मैंने कह दिया, मुझे लगता है कि तुमने ऐसा किया है, तुमने ही किया है धमाका। तो भाई कानून की पेचीदगियां हैं अपनी जगह। पुलिस एजेंसियों को मिला लो तो आज मुझे आपको अपराधी बनाने में कितनी देर लगेगी, किसी को भी अपराधी बनाने में कितनी देर लगेगी। ये है बेजा इस्तेमाल। ये नहीं हुआ क्या बेजा इस्तेमाल इस देश में? उस समय तोता बनाया जाता था पिंजरे में बंद सीबीआई के लिए। जोगिंदर सिंह साहब उस समय हमारे साथ खूब बैठा करते थे, वो सीबीआई प्रमुख रह चुके थे, तो उन्होंने भी इस पर मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई उनसे उस समय पर। उस दौर में यूपीए सरकार हुआ करती थी। तो अब आप देखिए कि आज इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, एब्सोल्यूट है। अभी जो आपने ये तहलका को टेप्स की बात कही है और जो साजिश की बात है, इन दोनों को मिलाकर मैं ज़रा आपके इस सवाल का जवाब, इसको लब्बो लुबाब जितनी अभी भूमिका बांधी उसके आधार पर रखता हूँ। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस समय सचमुच में मीडिया के कुछ हल्के एक मैगजीन को, बहुत सारे चैनल थे, आप बहुत बड़े चैनल में काम करती थी मुझे पता है, और भी बहुत सारे पत्रकार थे जो खूब इनके खास उनके खास सबके खास थे। एक मैगजीन को, उसकी एक पत्रकार को ये सब मिल रहा है। कोई तो सोर्स होगा, आज तक डिस्क्लोज हुआ नहीं करता पत्रकार अपने सोर्स डिस्क्लोज। एजेंसी को तो इस पर जवाबदेही बनती है कि तुम्हारे पास से इतनी सीक्रेट चीज़ कैसे निकल गई, और उसमें बात क्या है। बातचीत इसमें डिटेल में है, वो डिटेल ना तो मुझे याद है ना ही मैं चाहूँगा कि उसको कोई डिटेल में रखा जाए। बड़ी लंबी बातचीत है पर दिलचस्प है, सुनिएगा। उसमें दो लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए आज मैं तृप्ति जी को एक एग्जाम्पल भी दे रहा था कि आज सड़क पर 15-20 किसी समूह के बच्चे या युवा लड़के, किसी भी समूह के, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, मुस्लिम पक्ष के हों, ईसाई पक्ष के हों, किसी भी पक्ष के हों, वो खड़े हो जाएं और आज किसी दूसरे पक्ष के प्रति नफरत निकालने के लिए वो कहें इसको ख़त्म कर देते हैं, इनको ये हमारे और कहानी होती है चर्चा। सुनने वाले भी कनेक्ट कर रहे होंगे, अरे हम लोग कई बार बैठ के 4 लोग बैठ के यही सब तो बातें करते हैं। जैसे इंदौर बोलते हैं ठिये पे चर्चाएं होती रहती हैं। ठिये पे खूब होती है इस देश में। इस जगह पे होती होगी, कैंपस के बाहर होती होगी, किसी और जगह पर होती है, ठीक है, ये चलता है, हर जगह होता है। अमेरिका में होती होगी, कालो गोरों के बीच में होती, हर जगह होता है। जाति को लेकर होती होगी। जितनी चीज़ें आप समाज में ये मानते हैं कि इनको छूना अनटचेबल है, ये चीज़ें, अरे इन पे बात, उन पे सबसे ज़्यादा बातें होती हैं क्लोज्ड ग्रुप में। अब क्लोज्ड ग्रुप में बात चल रही है, उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो पहले तो रिकॉर्ड करने वाले का मकसद, यानी उसको किसी को दिखाना है, सुनाना है, या उससे कोई फ़ायदा उठाना है, किसी को ब्लैकमेल करना, यही कुछ एक फ़ायदे होते हैं। फिर इसने मुहैया करा दिया है एजेंसी को, जो एजेंसी कह रही है मैंने बरामद किए। तो एजेंसी को चलो ठीक है, एजेंसी ने बरामद, हो सकता है किसी को पूछताछ की हो, उसको उससे जांच पड़ताल में, उसके सामान में, लैपटॉप में कहीं मिल गया हो, ये भी बात मानी जा सकती है। एजेंसी के पास आ गई, उसका आधार क्या बनाया जा रहा है, क्या पूरी बातचीत रखी गई? उसके ट्रांसक्रिप्ट के बहुत छोटे छोटे और सिलेक्टिव हिस्सों को रखा गया। उन सिलेक्टिव हिस्सों को रखने का मकसद ये है कि, और उसमें भी अगर मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी की हत्या की साजिश हो रही है तो इन दोनों के प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए, इनको टारगेट करने का भाव होना चाहिए। आप चक्री को घुमा के ले जाना चाह रहे हो वहां, तो इसीलिए आप पाएंगे कि इन टेप्स के बारे में, भले ही खुलासा कर दिया, तहलका को फायदा हो गया, इन टेप्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। किसी भी हल्के में देख लीजिए, मीडिया ने कुछ दिन खबरें चलाई, साफ सरकार या एजेंसी कुछ बोलती नहीं दिखाई। क्यों? इससे फायदा क्या है?
सुरक्षा बढ़ानी इससे तो पड़ेगी। मामला उल्टा पड़ रहा है, ये तो खुद खतरे में है। क्योंकि वो जिन्हें टारगेट करना Yes. चाहते थे। अब आपका जो मूल सवाल था कि चाह क्या रहे थे, ये चाह यही रहे थे, ये जो जिनके बारे में साजिश सामने आई, और इसीलिए मैंने इसको चैप्टर में रखा कि आप अल्टीमेटली आपकी पूरी थ्योरी जिन लोगों को टारगेट करना चाह रही है वो तो खुद खतरे में है, आप कहते हो वो खतरे में नहीं है या नहीं है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उनके साथ भारतीय जनमानस खड़ा है। मैं जानता हूं कि भागवत जी कितने शक्ति के साथ में खड़े होते हैं, इंद्रेश जी कितनी शक्ति के साथ में खड़े होते हैं और किस तरह का कार्य करते हैं, वो भी मैं जानता हूं। तो उनको इस बात का डर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो कि इनकी हत्या की साजिश हो रही है और डर है, और फिर तुम घुमाकर चक्री यहाँ ला रहे हो कि इन लोगों तक किसी तरह इन लोगों के तार जोड़ दिए जाए कि ये उनसे तब मिले थे। असीमानंद को पकड़ लो, उनसे इकबालिया बयान ले लो, साध्वी प्रज्ञा को पकड़ लो, उनसे बयान कर्नल पुरोहित को पकड़। अब ये कब मिले? अच्छा ये नहीं मिले, ये किसी से मिले, वो मिला, उसको तो पकड़ लो। ये सारी चक्री घूमती रही है और इतनी लूज थ्योरी है और इतना समय लगा। मैं तो फिर भी बहुत दुखी हूँ इस बात से कि समय लगा, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अंत भला सो सब भला। फिर भी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे मन में बड़ा दुख और ये बहुत क्षोभ होता है कि टेप्स की बात आपने कही, इस साजिश की बात आपने कही, ये दोनों चीज़ों को ही ढंग से उस समय एनालाइज किया होता तो ये थ्योरी वहीं ध्वस्त हो जाती। मुझे लगता है जांच एजेंसियों से ज्यादा तो एनालाइज आपने कर लिया अपनी पुस्तक में। इसीलिए किया, और ये सार्वजनिक था। मैंने जो रखा है, मैंने मन से कोई उपन्यास नहीं लिखा है। ये इसमें सारे तथ्य ये हैं। सब तथ्य है। हाँ, ये नॉन फिक्शन है, पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये नॉन फिक्शन है। और ये किताब मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे रिसर्च की आदत, इसलिए आपने वो देखा होगा टाइमलाइन जो मैंने बनाई वो उसी एनालिटिक्स के आधार पर बनाई थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट की टाइमलाइन को ही देख लिया जाए तो एक दौर में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, एक दौर में फिर शुरू होते हैं, लेकिन बीच का गैप जहां पर हिंदू आतंकवाद, कथित हिंदू आतंकवाद की बात कही जा रही है, वहां पर ये पाकिस्तानी आतंकी छुट्टी पर चले गए। यही बात ये एनालिसिस तब आएगी जब आप गणित, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस बात को बहुत उजागर किया जा रहा है, इस बात को जो कि इसमें आई है, जो इन्होंने ही रखी है, कभी इस पर चर्चा नहीं होती है कि खुद मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जी को मारने की साजिश की जा रही थी। ये आप कह रहे हो, आप ही की जांच एजेंसी कह रही है। उसके सबूत तहलका जैसी मैगजीन जो कुख्यात थी उस समय पर, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी या संघ के खिलाफ जो है खबरें लिखती थी या हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के खिलाफ खबरें, पर उन्होंने किस तरह से बहुत सारी चीजें किया है। हम जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को इस छवि में ढालने में कोई आपत्ति महसूस नहीं की। आज के मीडिया को आप चाहे जो कहें, आप उस समय के मीडिया को अगर देखेंगे, मैंने जिया है उस समय के मीडिया को, आपने जिया है, हम जानते हैं बीइंग जर्नलिस्ट ये और निष्पक्षता रही है। ऐसा नहीं कि उस समय पे सारे के सारे वहाँ चले गए थे, या ऐसा भी नहीं होता है कि सारे के सारे चैनल एक ही बात करते हैं। हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, उस अच्छे पर अगर कोई बोल रहा है और आप कहो कि तुम तारीफ क्यों करते हो, अरे भाई तारीफ क्यों नहीं करेंगे, तारीफ का काम होगा तो तारीफ करेंगे। तुम बुराई क्यों नहीं करते, बिल्कुल बुराई का काम होगा तो बुराई करेंगे। कुछ अच्छे काम हुए, मैं आपके अभी मंच पर उसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे काम विपक्ष की तरफ से हुए जिनका मैंने जिक्र कई बार किया, तो मुझ पर टैग लगा दिया कि आप उधर वाले हो गए। हाँ, मतलब या तो इधर या तो उधर। ये पुस्तक लिखी तो मुझे कहा कि आप संघ के कार्यकर्ता हो, और मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि भगवा आतंक के झूठ का खुलासा करना संघ का कार्यकर्ता होना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और मैंने कहा संघ एक ऐसा संगठन है, अगर वो मुझे सम्मान देता है तो मुझे इसमें अपमान महसूस नहीं होगा, और आप मेरा नाम अगर जोड़ेंगे तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी इसमें। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक लेखक हूँ, आप मेरे विषय को पढ़िए, मेरे काम को देखिए, मुझे सुनिए। अगर आप तथ्यों पे बात करिए आप। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप इनका समर्थन करिए, आप मेरे कहने पर आ जाइए और यहाँ पर आकर आप बैठ जाइए, या आप वहाँ पर जाकर बैठ जाइए, या उनसे लड़ाई करिए। मेरी पहली, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, आपने पूछा आपने क्यों लिखा, तो मैंने अपने दिल की बात बता दी। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे किसी विचारधारा के लिए कुछ कार्य करना था, इसलिए लिखा क्योंकि एक भारतीय हिंदू होने के नाते, हिंदू, और आप मूल रूप से जब एक मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है तो आपका धर्म बड़ा महत्व का होता है, और ये सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मैं कहता हूँ, मेरे कई मुस्लिम मित्र भी हैं, ईसाई मित्र भी हैं, सिख मित्र भी हैं, सारे मित्र हैं, वो अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, हम एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं। बचपन से मैं ब्राह्मण परिवार में भी पैदा हुआ, तो मेरे कर्मकांड की एक पूरी पृष्ठभूमि रही है। उन दोनों चीज़ों को लेते हुए जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ये मेरी घुटन थी।
तो मैंने ये भावनात्मक बात बोली। भावनात्मक बात कोई भी बोल सकता हाँ, है कि हिंदुओं और की पहचान आस्था मजबूरी पे है, मेरी मजबूरी ये है कि हमला। पत्रकार को भावनात्मक बातें करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, लो भाई तथ्यात्मक ले लो। अब तथ्यात्मक पर भी तुम भावनात्मक हो जाओ तो ये मेरी परेशानी नहीं है। तुमको अंदर टटोलना पड़ेगा कि तुम सच नहीं सुनना चाहते हो, तुम झूठ परोसना भी चाहते हो और तुम झूठ को पालना भी चाहते हो, और वो लोग जो इस झूठ से टूट जाएं, जिनको तुम अपने चक्कर में लेना चाहते हो, वो इस झूठ से टूट जाएं, उस प्रयास को भी तोड़ना चाहते हो। तो बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर मकसद तो पॉलिटिकल था। कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। कल मैं भी, तृप्ति जी, भावुक हो गया था। मैं भावुक इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पुस्तक तो लिख दी, मामला चल ही रहा था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें, ये वही फैसला है जो फैसला 2019 आप बता रही हैं, मैंने 2016 से इस पर कार्य शुरू कर दिया था और फिर बाद में कानूनी पेचीदगियाँ थी, इसलिए समय लगा था इसको आने में। अदरवाइज़ 2016 का वो समय और आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल पहले जो बात मैं कह रहा था, आज उस पर मुहर लगी। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। निश्चित तौर पर। और चूंकि है ना, जितने भी आरोपी बनाए गए थे उनकी प्रताड़ना, उनके वो समय जो मैं कल साध्वी प्रज्ञा का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो यही कह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरा शारीरिक तौर से प्रताड़ना हुई, जो मेरा मानसिक तौर पे मेरी प्रताड़ना हुई, मेरे जो वो साल चले गए। आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो भगवा वस्त्र पहने हुई थी, यंग लग रही थी, एकदम फिट थी। वो तस्वीर मुझे अच्छी तरह से याद है, वो विजुअल मुझे याद है। और जब उन्हें ज़मानत मिली थी और जब वो बाहर आई थी, तो जो उनकी हालत थी, वो चेहरा और वो उनका जो, कि वो चल नहीं पा रही थी। आपको भी शायद याद होगा कि वो चल नहीं पा रही थी, वो उनको व्हील चेयर लेनी पड़ मैं रही मिला थी। हूँ उनसे आप- और ये मैं- पुस्तक भी हाँ। उन्होंने पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़कर भी वो बहुत प्रसन्न हुई। उनका चैप्टर भी उनको पूरा दिखाया गया और वो रो पड़ी, क्योंकि वो कहती हैं कि जितनी ये, लेकिन मुझे सचमुच वो बहुत साहसिक लगती हैं। मैं साहसिक इसलिए लगते हैं कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का टॉर्चर किया गया भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए, कि एक साध्वी को आपने गिरफ्तार किया। चाहे आप किसी को भी गिरफ्तार करेंगे, उसके मानवाधिकार होते हैं। मानवाधिकार आयोग में उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी। उन्हें चमड़े के बेल्ट से मारा गया। ये उनके वकील, जो आपने खुद अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जेपी शर्मा जी ने लिखा है कि उन्हें चमड़े के बेल्ट से मारा गया, उन्हें नग्न करके सारे पुरुष पुलिस अधिकारियों के बीच में मारा गया, उन्हें अश्लील वीडियोस दिखाए गए। वो एक साध्वी थी, उन्हें जेल में अंडा खाने के लिए दिया गया। उनकी सात्विकता को नष्ट करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था। और वाकई में उन्होंने ये भी लिखा है कि वो विक्षिप्त सी हो गई थी। कोई भी व्यक्ति होगा, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद विक्षिप्त सा हो जाएगा। उमा भारती जी कह रही थी कल कि ये हम जीवित नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते। वो जीवित हैं, ये अपने आप में धर्म की शक्ति का परिचायक है, उनकी साधना की शक्ति का। वो हिमालय के अडिग योगी हैं। ये शब्द में अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब तो मुझे सचमुच में वो भाव समझ में आता है कि जो कुछ मैंने लिखा था उस समय मैं उसको जी रहा था, मैं उसको महसूस कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इसको कितना ही महसूस कर लूँ, मैं इसको महसूस कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जो महसूस कर रहा है उसके साथ जो कुछ बीत रही है वो हम आप कितना ही बयान कर लें, कितना ही भाषणबाजी कर लें, कितनी ही पुस्तकें लिख लें, कितनी ही प्रशंसा कर लें, उस दर्द को नहीं समझ सकते। और उस दर्द को झेलने के बाद अगर कोई खड़ा है और आज भी सार्वजनिक जीवन में उसी अपनी मौलिकता पर बरकरार है, ये प्रशंसा का विषय है, सचमुच प्रशंसा का विषय है। और बहुत अद्वितीय हैं ये लोग। एक आपने जो अभी ये ओवरऑल बात कही, इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर रखना चाहूँगा। देखिए, इस देश में हम जानते हैं कि हमारे संस्कार जो रहे हैं, चाहे हमारी नालंदा की परंपरा रही हो, तक्षशिला की परंपरा रही हो, हमारे यहाँ पर एकेडमिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते हैं। हम ऐसा नहीं, गीता को हम बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन, और गीता है भी सम्मान के लिए, लेकिन हम उपनिषद, वैदिक परंपरा, यहाँ तक कि पुराण और अन्य ग्रंथ जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण का हमेशा जिक्र करता हूँ। मैं कहता हूँ वाल्मीकि रामायण को आप प्रभु श्री राम के लिए, हनुमान जी महाराज के भक्त या जो उनको इष्ट मानते हैं वो तो अवश्य पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन आप भारत के इतिहास के लिहाज से भी उसको पढ़ें। तो कहते अरे नहीं वो तो काल्पनिक है, और ये कई लोग कहते हैं। कांग्रेस मैंने कहा आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक, क्योंकि मेरा विषय मनोविज्ञान रहा है और मैंने शोध किए हैं, तो मैं शोध की परंपरा को उन विरोध करने वालों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं इस क्षेत्र का आदमी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। कोई भी व्यक्ति जब कोई कल्पना भी करता है तो वो समय काल परिस्थिति में करता है।
उस समय काल परिस्थिति की, जैसे कोई उपन्यास लिख रहा है, प्रेमचंद के उपन्यास को आप जब देखेंगे तो आपको उस समय की समय काल परिस्थिति दिखाई देगी। आज के किसी युवा के उपन्यास को देखेंगे तो वो चैट जीपीटी मोबाइल का जिक्र करते हुए आपको उपन्यास लिखता हुआ दिखाई देगा। यानी आज की समय काल परिस्थिति आती है, इसका मतलब तुम अगर उस भाव से भी देखते हो तो उस समय काल परिस्थिति और फिर उसकी डिटेलिंग। जब मैं अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन, मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला, दूरदर्शन के लिए मैंने उसको कवर किया था, मैंने ही एंकर किया, तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य का विषय था। मैं मंदिर के अंदर रहा और 3 दिन पहले से रहा, मैंने उसके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखा। मुझे याद आया वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जो मैं पढ़ता था कि अयोध्या में कहाँ कहाँ कितने द्वार थे, किस जगह पर ये अयोध्यापुरी कैसे बनी हुई थी, यहाँ पर क्या था। एंड फॉर माय सरप्राइज कई लोगों ने मुझसे बहस की, मैंने कहा उसमें तो सरयू नदी का जो जिक्र है वो अपने आप में पर्याप्त होता है भौगोलिक स्थिति के लिए, कि सरयू के किनारे, और सरयू कहाँ है हम सब जानते हैं, और कहाँ से उद्गम है, किस तरह पहाड़ों से काली गंगा शारदा बनते हुए आगे बढ़ते हुए सरयू बनती है, ये शारदा नदी जो है वो आगे सरयू बनती है, और फिर कैसे गंगा जी सरयू में आकर मिलती हैं। ये बात कई विद्वान वहाँ के कहते हैं कि गंगा में सब नदियाँ मिलती है तो सब कहते हैं, लेकिन सरयू में गंगा आकर। मैंने कहा क्या भाव है आपके मन, बोले ये है भी। अब ये सारे तथ्यों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन और करिए और समझिए कि आपका पुरातन, अगर आपकी सचमुच पुरातन इतिहास में दिलचस्पी, इसी तरह अगर आपकी मनोविज्ञान में दिलचस्पी है, जो जिसका मैं विद्यार्थी हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आधुनिक मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उपनिषदों को पाता हूँ कि वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारे मनोविज्ञान की वो पुस्तकें हैं जहाँ तक वर्तमान मनोविज्ञान नहीं पहुँचा। और मैं कई बार मॉडर्न साइकोलॉजी पर बात करते हुए जब उन चीज़ों को उद्धृत करता हूँ तो समझ में आता है कि वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि हाँ ये पॉइंट तो सही है। मैंने कहा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और सोचिए उस हिंदुत्व को, उस हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई देश के अंदर सिर्फ राजनीति के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ज़रूर ये है, उन्होंने जो करा वो आज कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन हिंदुत्व पे ये वार राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने करने की कोशिश की उन पर क्या हुआ, और बदलते समय के साथ आज आप देखेंगे तस्वीर, ना उस तरह के आतंकी हमले होते हैं रोज़ रोज़ आम आदमी के, और बदलते, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप देखिए जिसे हम तीर्थाटन बोलते हैं भारत के अंदर, पिछले 10 सालों में कितनी तेजी से बढ़ा है। जिस हिंदुत्व पर वार किया जा रहा था, जिस हिंदू धर्म को यात्रा का जो बदनाम किया जा वैभव रहा देखने था, को मिल रहा है वो पहले नहीं देखने तो को मिलता था। आप ऐसी कई चीज़ें ऐड कर सकती हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। पहली बात तो मैं नहीं, ये स्वामी विवेकानंद भी बोल चुके हैं, ये तमाम लोग बोल चुके हैं, चिंता मत करो, हिंदुत्व की चिंता तुम मत करो, हिंदुत्व को तुम्हारी चिंता करो, तुम क्या धर्म को बचाओगे, धर्म तुम्हें बचाएगा। लेकिन क्या ईमानदारी से धर्म का पालन कर रहे हो? एक हिंदू भी बचा रहा ना तो धर्म बचा रहेगा, एक हिंदू भी। ये है हिंदू धर्म की ताकत, सनातन की ताकत। अब मैं हिंदू धर्म बोलूँगा तो सब बोलेंगे अरे तो ये हिंदू मुसलमान की सनातन धर्म की है, सही बात। इस भारत भूमि की, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम बौद्ध हो, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम हो सब सनातन परंपरा के। और तुम में अगर सनातन परंपरा जीती रही तो निश्चित मानो कभी इस परंपरा को कोई खतरा नहीं होगा। ये विवेकानंद कह चुके हैं, इसकी जड़ों पर जब तक हमला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जड़ क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी वो परंपराएं जिनका हम अनुपालन करते हैं, जो कई लोग हंसी में भी उड़ा देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उसका आनंद नहीं लिया। मैं अगर ये सब लिखने के बाद में भी मैं ये नहीं कह सकता अपने मुंह से कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, या मैं PhD कर लिया, या मैंने मनोविज्ञान कर लिया तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, और ये अभिमान भी लगता है। लेकिन मान लीजिए मेरे जैसा व्यक्ति जो आज आपसे ये बात कर रहा है, वो एक आनंद की अनुभूति कर रहा है या उस परंपरा से कुछ पा रहा है, तो निश्चित ही उस परंपरा में देने लायक कुछ तो है। उसका अनुभव आप तब कर सकते हैं जब उस परंपरा में रहते हैं। और ये मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म विषय मैं आपकी पूजा पद्धति को नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पद्धति बदल दीजिए, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ और बदल दीजिए। आप इस देश की जड़, यहाँ की संस्कृति, आप भारतवासी हैं, आप पहले बोलिए कि हम हिंदुस्तानी या भारतवासी, या मैं तो अब कहूँगा, मुझे अच्छा लगता है कि भारत अगर हमारा एक नाम है तो हम पहले कॉमन ये बोले कि हम भारतवासी हैं। पहली चीज़, अगर आप भारतवासी हैं तो क्या भारत के पुरातन इतिहास में आपका बिलीव है? नहीं, मेरा बिलीव जो है वो तो 400 साल पहले तक है, 200 साल पहले तक है, 600 साल पहले तक है, तब गड़बड़ है।
आप जब से आपके पास जानकारियां उपलब्ध हैं, भारत का हर जनमानस, जो कि बहुसंख्यक समाज आजकल कह दिया, अगर वो ये मानता है कि तुम्हारी जड़ें 3000 5000 साल पुरानी हैं और उसके साक्ष्य तुम्हारे पास उपस्थित हैं और उस गौरवशाली परंपरा को तुम आज भी आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें क्या समस्या है कि तुम उसको स्वीकार करो कि तुम इस परम पूजनीय धरती पर हो और इस परंपरा को जानते हो, समझते हो, सम्मान करो। बाकी ये तो इतनी इसकी ग्राह्य शक्ति, ग्रहण करने की क्षमता इतनी बड़ी है कि ये सबको स्वीकार करती है। ये तो भूमि इतनी उर्वरा है कि यहाँ पर सब पल्लवित पुष्पित होंगे। जहाँ तक हिंदुत्व की आपने बात कही, मुगल आ गए, मुगलों ने शासन किया, यहाँ पर सब कुछ मुगलमयी हो गया था एक समय पर। उस दौर में भी जब हिंदुत्व का कुछ नहीं हुआ, बाल बाका नहीं किया किसी ने, अंग्रेज़ आ गए, मैक्स मूलर आ गए, वेदों का ट्रांसक्रिप्शन करने का प्रयास किया गया, उपनिषदों को बदलने का प्रयास किया गया, तब भी दयानंद खड़े हो गए, तब भी और बहुत विवेकानंद खड़े हो गए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। इसको नहीं छेड़ सकते आप। और वही बात है, लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि हम सनातन, ये खुद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले इस पर विचार करें। ये कितने ईमानदार हैं इसके लिए, इस पर विचार करें। इसलिए जब है ना आप जड़ों की बात करते हैं और जब जड़ों पर हमला किया जाता है और राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है और जब भगवा के साथ आतंकवाद लगा दिया जाता है, तो सनातन धर्म की आस्था पे ये चोट की जाती है। लेकिन चाहे वो देश की जनता हो और चाहे वो तथ्यों के साथ कोर्ट ने जिस तरह के से बरी किया है, ये सब बताते हैं कि भगवा सनातन धर्म की पहचान हो सकता है, लेकिन आतंकवाद नहीं हो सकता। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे भी तो कहा लगता था है कि खबर बताते हुए भी इनका जिक्र करना बंद कर दें, ये शब्द बंद कर देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कल संसद में बोला था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने परंपरा बताई, जिस परंपरा से, जिस सनातन धर्म से हम आते हैं, उसमें आतंकवाद जैसे शब्द की कोई जगह ही नहीं है। और इसीलिए जो आपने ये पुस्तक लिखी है, जो तथ्यों के साथ लिखी है, एक तरह से कल कोर्ट के फैसले के बाद उस पर मुहर लगी है। एक छोटा सा पॉइंट आप क्लोज करना चाह रही हैं जी। अगर आप मान भी लें, आज कई लोग इस पर आपने जो अभी टिप्पणी करी कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, बात सत्य है, लेकिन कई लोग जो हैं वो इस पर ये करेंगे कि अरे इतने अपराध हो रहे हैं। अपराधी कोई भी हो सकता है, ये मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि चोर, हत्यारे, डकैत ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। ये मानसिक रोग है, अपराध की प्रवृत्ति है, साइकोलॉजी इस पर काम कर, ये हर जगह होते हैं। लेकिन संगठित होकर किसी धर्म विशेष को खत्म करने के लिए, या मैं अपने ही धर्म को विकसित करना चाहता हूं के लिए कोई खतरनाक साजिश जिसमें आप लोगों को मार रहे हैं, ये हिंदू कभी नहीं कर सकता। और ये पूरी तरह से साबित भी हो चुका है। और इस तरह की थ्योरी गढ़ने वाले, इस तरह के षड्यंत्र रचने वालों के लिए भी ये सबक है कि आप जो सच है उसको साबित करो, और अगर आप हिंदुत्व पे वार करोगे तो फिर जाहिर सी बात है, जनता हो, चाहे राजनीतिक फायदे के लिए करें, चाहे अपने फायदे के लिए करें, ना जनता इसको स्वीकार करेगी, ना देश की अदालतें स्वीकार करेंगे, और निश्चित सी बात है सनातन धर्म तो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप प्रवीण जी आए, आपने समय निकाला, हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर दिया आपने, मैं इस विषय पर बोलना चाहता था, ये मेरा विषय है और मैं थोड़ा कुछ बोल पाया हूँगा। कभी और अवसर मिला तो और इस पर निश्चित तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।